स्टार्ट किया था। मैंने आपको जो कल वाली क्लास में बेसिक बताया था, वहाँ मैंने बताया था बेसिक पेपर पैटर्न समझाया था आपको और कोर्स कंटेंट कराया था, है ना। फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। और कल से मैं नोटिंग बेसिक कराया था ना, कुछ स्टार्ट ही नहीं किया ना पार्टनरशिप। तो आज से हम लोग पार्टनरशिप का एक बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर जो हम लोग लेंगे वो गुडविल वैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट गुडविल वैल्यूएशन मोस्टली एक आध दिन रहेगा, पहले मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बार, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा ली थी आप लोगों ने, ठीक है। सब लोग हेडिंग लगाओ पार्टनरशिप, पुट हेडिंग पार्टनरशिप। पुट द हेडिंग पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, मैंने आप लोगों को कल भी एक बेसिक बताया था कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। कि पार्टनरशिप मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें दो लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, और जब दो लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं तो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। मतलब पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप क्या होती है, दैट डेफिनेशन इज गिवन अंडर विच एक्ट? पार्टनरशिप, जैसे कंपनीज एक्ट है वो बताता है कंपनी का मतलब क्या है। उसी तरह पार्टनरशिप का मतलब कहां पे गिवन है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 4। पार्टनरशिप का कौन सा सेक्शन नंबर? सेक्शन नंबर 4। वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। लिखो आप पार्टनरशिप मीनिंग, लिखो पार्टनरशिप, लिखो मीनिंग। हाँ, अभी इंट्रोडक्शन है, फिर चैप्टर का हेडिंग अभी नहीं लगाना है आपको, है ना। ये पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है ना। अब लिखो मीनिंग। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between two or more than two persons, according to section 4 of Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relationship between two or more than two persons who have agreed to share profits, who have agreed to share profits, business carried by all or any one of them acting for all. So this is the definition of partnership as per section 4 of Indian Partnership Act 1932. एक बार सब लोग नोटिंग करेंगे फिर मैं समझाता हूं इसको। According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more than two persons who have agreed to share profit, business carried by all or any one of them acting for all. सब लोगों ने नोटिंग कर लिया?
ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझना सब लोग ध्यान से देखो। ये पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो गिवन है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कैसे डिफाइन कर रहे हैं पार्टनरशिप को? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और दो या दो से ज्यादा, जिनने क्या एग्री किया। अब एक्ट क्या बोलता है, मतलब हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों में, जिनने क्या एग्री किया, क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। अब पता है एक्ट में कहीं ये नहीं बोला कि लॉस को शेयर करना है, बोला प्रॉफिट शेयर करना, मतलब लॉस शेयर नहीं करेंगे। इसका ये मतलब हुआ, मतलब जैसे मान लो पार्टनरशिप का डेफिनेशन ऐसा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू, जिनने एग्री किया क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। तो सर ये चीज समझ आता है, प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब कल से मान लो बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या लॉस शेयर नहीं करना है क्या? फिर एक्ट तो मना कर, एक्ट ने तो सिर्फ प्रॉफिट बोला। अब एक्ट क्या करता है, अपने को क्लैरिफाई करता है वापस आगे जाके कि प्रॉफिट शेयरिंग मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते लॉस शेयर नहीं है। द वर्ड प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो। ऐसा थोड़ी ना होगा पार्टनरशिप बनाई से प्रॉफिट में फायदेमंद है, प्रॉफिट में शेयरिंग है, लॉस में शेयर नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो डेफिनेशन के अंदर भले ही ऐसा लिखा है हुए एग्री टू शेयर प्रॉफिट, बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस प्रॉफिट इंक्लूड कि लॉस है तो भी शेयर करना है, बट डेफिनेशन में लॉस नहीं लिखा हुआ है। बिजनेस कैरीड बाय ऑल, या तो सभी लोग काम करें या एक ही बंदा सबको रिप्रेजेंट कर दे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर से रिपीट करेंगे, बताओ पार्टनरशिप क्या चीज है? इट इज द, बोले सब लोग, रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी पर्सन, टू और, वापस बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन टू और जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर द प्रॉफिट। अच्छा, लॉस शेयर करने का डेफिनेशन में गिवन नहीं है, बट इंप्लाइड है लॉस होगा तो भी वो शेयर करेंगे। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, बताओ पार्टनरशिप इज द, कहां पे गिवन है डेफिनेशन, बोले सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कैसे डिफाइन है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और who have agreed to share profit, business carried by all or any one of them acting for all. तो this is the definition of partnership। कहां पे गिवन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पार्टनरशिप डीड। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टनरशिप डीड? एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, एग्रीमेंट करेंगे। अब सर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। भाई पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनर्स आपस में करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। लेकिन बताओ अगर ओरल एग्रीमेंट है तो क्या वैलिड होगा क्या? नहीं। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। मतलब एक लिखित एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप का डीड। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट मींस written agreement, it means written agreement among the partners
specifying the terms and condition of the partnership. मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो क्या बता रहा है कि पार्टनरशिप के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. फिर लिखो आप, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड in partnership business is not mandatory. Mandatory मतलब जरूरी नहीं है. पार्टनरशिप डीड बनाना पार्टनरशिप बिजनेस में जरूरी नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड बनानी ही पड़ेगी. आपने पार्टनरशिप बिजनेस फ्रेम किया, हो सकता है पार्टनरशिप डीड ना बनाओ, ये आपकी इच्छा है. आप बनाओ तो भी ठीक, नहीं बनाओ तो भी ठीक, दिस इज योर चॉइस. बट बनाओगे तो अच्छा है, ठीक है ना. नहीं बनाओगे तो फिर एक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा. अब जैसे क्या होता है पता है, एक कंपनी बनती है तो कंपनी बनेगी तो पता है उसके अंदर मेमोरेंडम और आर्टिकल, आप लोगों ने पढ़ा है मेमोरेंडम आर्टिकल. मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल वर्किंग डिफाइन करता है. और आर्टिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंटरनल वर्किंग डिफाइन करता है. आइडिया है ना इसका. मतलब कंपनी बाहर वाले लोगों से कैसे डील करेगी वो डिफाइन कहां पर है, मेमोरेंडम में. और कंपनी अपने लोगों से कैसे डील करेगी, कंपनी के खुद के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो डिसाइड कहां पर है. अब क्या होता है यहां पर आप एक चीज समझना, मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी बनाना है तो ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है. मतलब आपका चॉइस नहीं है, आप बोलो नहीं मेरे को मेमोरेंडम नहीं बनाना, नहीं हो सकता. बट अगर आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप का डीड है वो बनाना क्या है आपके लिए, ऑप्शनल है. अच्छा आप है ना एक चीज समझो, देखो अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात. मैंने ये बात किया कंपनी जब भी बनेगी तो कंपनी को बनाने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल ये दोनों की जरूरत है. और पता है कंपनीज एक्ट ने मेमोरेंडम का फॉर्मेट बता दिया. जैसे मान लो मेमोरेंडम में कंपनीज एक्ट ने बोला देयर आर 6 क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऐसे क्लॉज है, 6 क्लॉज है. तो हिंदुस्तान में जितनी कंपनीज है उन सबके मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा 5 और ऐसा नहीं होगा 7 हो. अगर कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम के 6 क्लॉज गिवन है तो हर कंपनी में वो 6 क्लॉज ही होंगे. लेकिन आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, कंपनीज एक्ट ने गिवन नहीं है. अब जैसे मान लो मैंने कहा मेरी कंपनी है जिसका लेट से टर्नओवर 5 करोड़ का है साल का, तो हो सकता है उसके आर्टिकल में 10 ही पॉइंट हो. एक कंपनी है जिसका लेट से टर्नओवर 1000 करोड़ का है, हो सकता है उसके आर्टिकल 50 पॉइंट का हो. और मान लो इससे ही बड़ी कंपनी है, हो सकता है उसका आर्टिकल 500 पॉइंट का हो. तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं मेमोरेंडम की, मेमोरेंडम का फॉर्मेट भी फिक्स है, मेमोरेंडम के क्लॉजेस भी फिक्स है और सीक्वेंस भी फिक्स है. कोई भी कंपनी है उसका मेमोरेंडम हमेशा जैसा कंपनी एक्ट में गिवन है वही बनेगा. लेकिन किसका फॉर्मेट गिवन नहीं है, क्योंकि एओ इंटरनल वर्किंग डिफाइन कर रहा है ना. अब मेरे को एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप डीड है वो डीड बताओ एक्सटर्नल वर्किंग डिफाइन करेगी कि इंटरनल वर्किंग. भाई पार्टनर्स आपस में कैसे, उनका एग्रीमेंट है ना. तो आप एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट है, जैसे आज आर्टिकल कंटेंट कोई कंपनी तक बता सकता है क्या, नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि आपका कंपनी का बिजनेस जिस नेचर का है उस नेचर पे आपका डिपेंड करेगा ना आर्टिकल. कि आपकी मान लो आपका, आप एम्प्लॉय के साथ कैसे काम करोगे, आप एम्प्लॉय से कैसे रिलेशन रखोगे, आप एम्प्लॉय को लेट से आप कैसे पैसा दोगे,
वो आर्टिकल में डिफाइन कर दिया कि आपकी इंटरनल वर्किंग कैसे होगी। लेकिन मेरे को बताओ मेमोरेंडम कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट है? एक्सटर्नल, तो उसका फॉर्मेट फिक्स है। उसी तरह मेरे को ये बताओ कि पार्टनरशिप डीड, बताओ इंटरनल डॉक्यूमेंट है या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है? तो आप बोलोगे सर पार्टनरशिप डीड कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस डीड के कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लो मैंने कहा मेरे बिजनेस का टर्नओवर से 5 लाख रुपए का है और हम 2 ही पार्टनर्स हैं। हमने कहा हमारे तो सिर्फ लेट से 5 पॉइंट में डीड बन गई हमारी, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना विड्रॉ करेगा, कैसे प्रॉफिट होगा, हमने 3 पॉइंट ही रखे। लेकिन मान लो पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा है जिसका लेट से टर्नओवर 10 CR का है, उसको डीड में हो सकता है 15 पॉइंट रखने पड़े। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इंटरनल डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान रखना कभी भी एक्ट नहीं बताएगा, वो आप अपने हिसाब से बताओ। अब डीड के अंदर क्या होगा? नेम ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आप सैलरी कैसे लोगे, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, प्रॉफिट कैसे बटेगा, आपका कोई भी नया पार्टनर आएगा तो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो कैसे होगा, उसको सेटलमेंट करेंगे। ये डीड के कुछ कंटेंट हो सकते हैं। अब मान लो बिजनेस ही बहुत छोटा है, आपको लगता है हमारे डीड में 5 पॉइंट इनफ है तो 5 ही पॉइंट रखो। अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया एमओए, एओए और एक डीड। मेमोरेंडम के अंदर अगर 6 पॉइंट है तो हर कंपनी के कितने पॉइंट होंगे मेमोरेंडम? सिर्फ 6 होंगे। तो पता है हम क्या बोलते हैं, एमओए कंपनी का पता है कौन सा डॉक्यूमेंट है? एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। एक्सक्लूसिव मतलब अब ना तो इसमें कुछ एडिशन होगा ना कुछ सब्ट्रैक्शन होगा। बट एओए और डीड इज ऑलवेज विच डॉक्यूमेंट? इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें एडिशन का आगे स्कोप भी है। अब मेमोरेंडम के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना है तो आपको पूरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सबको पब्लिक एट लार्ज को बताना पड़ता है। बट आर्टिकल और डीड में आपस में कंपनी के लोग एग्री कर जाए, आप चेंजेस कर दो। तो आर्टिकल इंक्लूसिव है, मतलब क्या है कि उसमें और भी आगे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे गिवन हो कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब इसमें और एडिशन का स्कोप है, यू कैन इजीली ऐड। बट एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। अब बताओ डीड कौन सा डॉक्यूमेंट है? डीड इंटरनल है। इंटरनल मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट? इज इंक्लूसिव, मतलब जिसमें जैसी नीड हो आगे वापस आप एडिशन कर सकते हो। आई बात समझ में? अब डीड के अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं कि डीड में क्या लिखा होगा, तो सर डीड के अंदर हो सकता है जैसे मैं पूछूं व्हाट आर द कंटेंट ऑफ डीड, तो हो सकता है कोई बुक 10 पॉइंट बोले, कोई बुक 15 पॉइंट बोले, कोई 20 भी बोल दे। आई बात समझ में? अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या डीड बनाने का कोई फॉर्मेट हो सकता है क्या? क्या पार्टनरशिप डीड बनाने का फॉर्मेट पार्टनरशिप एक्ट देगा कि ऐसे ही बनाना डीड? नहीं। अब कोई बिजनेस ऐसा है, जैसे मान लो अज्यूम करो ए और बी ने एक पार्टनरशिप बिजनेस फ्रेम किया, इन्हें रिटर्न एग्रीमेंट किया, प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट किया, प्रॉपर सब कुछ चीजें लिखी, बट इन्हें मान लो अपनी डीड में 3 ही पॉइंट लिखे और इनके बीच में डिस्प्यूट आ गया कोई ऐसे पॉइंट को लेकर के जो डीड में लिखा हुआ नहीं है। जैसे मान लो इन्हें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लिख दिया कि कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, इन्हें लिख दिया ड्राइंग्स कौन कैसे करेगा और यह काम कौन कैसे करेगा, वर्किंग कैसे होगी, ये इन्हें डीड में लिख दिया। अब इनने सिर्फ ये 3 पॉइंट बना करके डीड फाइनल कर दी, बोले हमारा बिजनेस है, हम तो 3 पॉइंट में डीड हो जाएगी। अब इन्हें बहुत सारी चीजें छोड़ दी, इनको लगा जरूरत ही नहीं थी हमारे को। अब कल से मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 साल हुआ, 1 साल बाद डिस्प्यूट होगा कि भैया प्रॉफिट कैसे बटेगा। अब प्रॉफिट को लेकर के इन्होंने कहा यार वो तो एग्रीमेंट में देखो कैसे बटेगा। अब जब एग्रीमेंट में देखने गए तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट को लेकर डीड क्या है आपकी? साइलेंट है, डीड में लिखा हुआ ही नहीं है ना। आपने डीड तो बनाई बट डीड के अंदर ये पॉइंट इंक्लूड ही नहीं किया आपने। अब ऐसे केस जहां पर डीड बनी है बट अगर डीड में आपने उस पॉइंट को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना फिर प्रोविजन किसके अप्लाई होंगे? एक्ट के। मतलब यहां पर यह ध्यान रखना कि एक्ट और डीड, एक्ट कभी भी डीड पे प्रिवेल नहीं करेगा। जैसे मान लो डीड में लिखा कि प्रॉफिट 2:1 में बटेगा, तो फिर एक्ट नहीं आएगा।
बट जिस पॉइंट को लेके डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उस पर कौन प्रिवेल करेगा? फिर एक्ट प्रिवेल करेगा। मतलब हम मानेंगे उस पॉइंट को लेके डीड क्या है, साइलेंट है, या डीड में कुछ भी गिवन नहीं है। आई बात समझ में? तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव समझाने का पर्पस ये था कि डीड बहुत सी बार क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं करती है, जिसको लेकर के डिस्प्यूट आ जाते हैं। और अगर उन पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट आया तो हमेशा किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट के। आई बात समझ में? तो अब जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पहले समझना इस टाइटल को, किसके प्रोविजन? प्रोविजन मतलब रूल, प्रोविजन मतलब रूल। किसके? कौन से एक्ट के? अगर डीड क्या है आपकी, साइलेंट है, डीड नहीं है तो। अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं है तो, जैसे मान लो प्रॉफिट को लेकर पॉइंट नहीं है, मतलब डीड नहीं है उस पॉइंट को लेकर। अगर डीड है तो डीड प्रिवेल करेगी, एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि पहला कंडीशन यही है कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से जाओ। बट अगर आपने एग्री, अच्छा आप बोले हमने तो ओरली एग्री किया था, बोले प्रॉफिट का पॉइंट लिखित में तो नहीं लिखा, बट ओरली एग्री कर लिया था 2:1 होगा, तो वो नहीं, रिटर्न होना चाहिए बिल्कुल, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वहां एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? ठीक है, तो बताओ पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है, बोलेंगे फिर से, सेक्शन नंबर 4, सोना नहीं है, ठीक है ना? सेक्शन नंबर 4 ऑफ, कैसे डिफाइन होता है बोलो? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू, जिन्हें क्या एग्री किया? प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अच्छा, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बोलो? रिटर्न एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर। अच्छा, पार्टनरशिप डीड इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव, मतलब उसके अंदर और एडिशन पॉज कर सकते हो। और जिस पॉइंट पे डीड नहीं है वहां किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? एक्ट के। बोलो आई बात समझ में? तो अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। तो मतलब एक्ट लगेगा, फिर डीड नहीं बने मतलब एक्ट के प्रोविजन लगेंगे फिर, है ना? तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, प्रोविजन ऑफ एक्ट in absence of partnership deed. Provision of the act in absence of पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर डीड नहीं है तो किसके प्रोविजन? एक्ट के क्या प्रोविजन होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? अगर डीड नहीं है तो एक्ट के क्या प्रोविजन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ डीड इज नॉट देयर देन व्हाट विल बी द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट? राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। अब सबसे पहले समझना, देखो यहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर डीड है तो डीड के हिसाब से जाना है, उस एक केस में एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। मैं लिखवाई क्या? प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन एब्सेंस ऑफ, या फिर जब डीड क्या हो उस पॉइंट को लेके, और व्हेन डीड इज साइलेंट कर दो, और व्हेन डीड इज साइलेंट, और व्हेन डीड इज साइलेंट, और व्हेन डीड इज साइलेंट। अब लिखो पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉसेस will always be equally shared. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हेडिंग तो ये है बस, अब ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट है बस, इसमें कुछ आगे कंटेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉसेस विल ऑलवेज बी इक्वली शेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉसेस हमेशा कैसे डिवाइड होंगे? इक्वली।
ना अब इस पॉइंट का मतलब समझो सब लोग। देखो, अज्यूम करो एक पार्टनरशिप बिजनेस बना, और लेट से अब प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ए और बी ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। ए ने इन्वेस्टमेंट किया लेट से 10 लाख का, इसका इन्वेस्टमेंट कराया 1 लाख का। जिस दिन बिजनेस बना, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा रिलेशन था। ए ने कहा यार मैं लगाता हूं पैसा, तू चिंता मत कर। बी ने कहा मैं काम करूंगा, मेहनत मैं कर लूंगा। अब एग्रीमेंट बनाया, हर चीज लिखी एग्रीमेंट में, बट प्रॉफिट को लेकर कुछ भी नहीं लिखा कि प्रॉफिट आएगा कैसे बटेगा। अब ये सोचा था कि मैं 10 लाख लगाया, उसने 1 लाख लगाया, तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है जो भी आएगा वो 10:1 में बटेगा। भाई अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और सामने वाले 1 लाख रुपए लगाए, तो ए ने पहले ही सोच लिया था कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, 10:1 में। और बी ये मन में सोच के बैठा था कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा। अब बी ने बोला था मैं काम करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, तो तुम पैसा लगाओ, मेहनत मैं कर लूंगा। लेकिन इस पॉइंट को लेकर इनने का डे 1 पे डिस्कशन हुआ भी नहीं और डीड में कुछ लिखा भी नहीं। अब साल भर हुआ, 1 साल बाद मान लो बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 5 लाख का प्रॉफिट हो, हिसाब करने बैठे, ए ने कहा यार 5 लाख इंटू 10/11 ये मेरे को मिल जाना चाहिए, और 5 लाख ये तुम लेके चले जाओ। बी ने कहा यार ये क्या बात हुई? बोले ये तो इंप्लाइड था अपने बीच में, प्रॉफिट इक्वल बटेगा। तो ए ने कहा प्रॉफिट इक्वल बटेगा? बोले ये कैसे हो सकता है, मैं 10 लाख लगाया, तुमने 1 लाख लगाए। तो मैं बोला मैंने मेहनत भी तो करी साथ में। तो इन्हें कहा ये तो अपन ने डे 1 पे एग्री किया था। बोले कहाँ एग्री किया था, डीड में तो लिखा ही नहीं अपन ने। अब डीड में दुनिया भर की चीजें लिख दी, बट ये पॉइंट को लेकर कुछ लिखा ही नहीं। अब पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हुआ तो एक्ट के पास गए, अब कोर्ट के पास गए, कोर्ट को बताया देखो यार ये प्रॉब्लम है और ये डिस्प्यूट हो गया। कोर्ट पहली चीज बोलता है डीड है क्या? बोला हाँ डीड तो है। बोले डीड में बट हम प्रॉफिट का पॉइंट लिखना भूल गए। तो एक्ट क्या बोलता है, इसका मतलब डीड क्या है, साइलेंट है। और उस केस में एक्ट पर यह बोलता है कि प्रॉफिट और लॉसेस हमेशा कैसे डिवाइड होंगे, इक्वल डिवाइड होंगे। भले किसी ने कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी डीड साइलेंट है तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉसेस कैसे डिवाइड होंगे, इक्वल, मतलब 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब डीड उस पॉइंट को लेके क्या है, साइलेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप बोलो सर डीड में लिखा है 10:1, तो डीड के हिसाब से फिर एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। डीड में लिखा है तो डीड के हिसाब से, बट डीड में नहीं लिखा है तो प्रॉफिट और लॉसेस क्या होंगे, हमेशा इक्वली शेयर्ड होंगे। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed. No interest on capital will be allowed. अब इसका मतलब क्या हुआ समझो। वापस वही बात है, ए ने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, इसने इन्वेस्ट किया 1 लाख का। प्रॉफिट ऑफिट सब लिख दिया कि प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होगा, वो सब लिखा है। अब साल एंड हुआ, ये बोलता है क्योंकि मैंने पैसा ज्यादा लगाया तो मेरे को ब्याज मिलना चाहिए पैसे पे। भाई अगर आज इस पैसे को मैं बैंक में रखता तो बैंक मेरे को बदले में क्या देता है इसके ऊपर, इंटरेस्ट। बट क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मेरे को इस पे क्या मिलना चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब बी ने कहा ये पहले दिन तो डिसाइड ही नहीं किया था अपन ने। बोले कौन सी नई बात आ गई बीच में? बोले पहले दिन ही बोलना था 10 लाख रुपए लगा रहे हो, ब्याज चाहिए। बोले पैसा ही नहीं है। क्योंकि देखो आप बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, मैंने आपको 11 में भी ये चीज बताई थी। कैपिटल मतलब क्या होता है, मान लो ये पार्टनर है और ये फर्म है। पार्टनर ने पैसा फर्म में लगाया, वो क्या कहलाता है? तो बदले में फर्म क्या देगी पार्टनर को?
तो फर्म के लिए वो एक तरह से क्या है, तो खर्चा है। तो बताओ एक तरह से अगर फर्म का खर्चा है मतलब प्रॉफिट बी का भी तो कम होगा। अगर आप ए को इंटरेस्ट दोगे तो फर्म का प्रॉफिट कम होगा ना, और प्रॉफिट कम होगा तो बी पे भी तो इंपैक्ट आएगा। अगर आप सेल्स कर रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो, तो प्रॉफिट अल्टीमेट कैपिटल में जाता है। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो आपका बी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो बी ने कहा इंटरेस्ट की तो बात पहले हुई नहीं थी और आपको इंटरेस्ट मिलेगा भी नहीं। ए ने कहा यार मैंने ये तो इंप्लाइड है भाई, अगर मैं पैसा ज्यादा लगा रहा हूं तो कुछ पैसे का एक्स्ट्रा रिटर्न तो मिलेगा ना। प्रॉफिट तो तुमने इक्वल डिवाइड कर दिया। बोले मैं एग्री कर दिया प्रॉफिट इक्वल के, वो तुम्हारी बात पे एग्री किया, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। बट अगर पैसा मैंने ज्यादा लगाया तो मेरे को इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। बट तो बैंक की एफडी कर रहा हूं फिर मैं जाकर के, मैंने ये बात तो पहले हुई नहीं। अब चेक किया सबसे पहले डीड में क्या लिखा हुआ है। अब डीड में इंटरेस्ट को लेकर कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने, कुछ भी नहीं लिखा डीड में इंटरेस्ट को लेकर के। तो एक्ट क्या बोलता है उस केस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। बोलो आई बात समझ में? गेटिंग में? भले ही किसी ने उसने 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए लगा रखे हो, बट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। समझ में आया? थर्ड, no salary oblique remuneration to any partner. नो सैलरी ऑब्लिक रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी होता है ना, रेमुनरेशन बोलो या सैलरी बोलो सेम थिंग। आप सैलरी का ही बात है, वो सैलरी का ही पार्ट हो गया अदर बेनिफिट्स। रेमुनरेशन मतलब वही कोई काम करने के लिए पैसा है ना। नो सैलरी ऑब्लिक रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर। अब इसका मतलब समझ लो, नाउ ए और बी ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, दोनों ने इन्वेस्टमेंट 5-5 लाख रुपए लगाए। ए आता था प्रॉफिट लेके निकल जाता था, प्रॉफिट हुआ 1:1 में शेयर करते थे, ए लेके चला जाता था और बी बेचारा रात दिन काम करता रहता था। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक बिजनेस कर रहे हैं दो लोग, इक्वल इन्वेस्टमेंट है दोनों का और इक्वल प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट बी दिन भर काम करता है और ए आता है नोट गिनने के टाइम, बोले पैसा गिनना है, मैं आ गया, बोले मेरे को मेरा पैसा दो, और बी बेचारा रात दिन काम करता है, तो किसको बुरा लगेगा, ए को कि बी को? बी बोलेगा यार ये क्या बात हुई। अच्छा बी बताओ क्या बोल सकता है इस केस में कि मैं रात दिन काम करता हूं, मेरे को उसका सैलरी मिले, भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिले ना, प्रॉफिट के प्रॉफिट तो भले इक्वल डिवाइड कर चलेंगे, बट क्योंकि मैं रात दिन काम कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को उसकी क्या मिलनी चाहिए अलग से। बोले मेरी एक सैलरी फिक्स कर दो कि मेरे को 20,000 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये बोलता है ये कौन सी नई बात आ गई वापस, बोले पहले दिन तो बता ही नहीं था ये, और तुम्हारी तो जिम्मेदारी है काम करने की। बोले मैं सिर्फ नोट गिनना होगा, काम तुमको ही करना पड़ेगा। पीने का ये क्या बात हुई। अब वापस देगा क्या डीड में कुछ लिखा हुआ है क्या। अब ए बोलता है डीड में तो अपन लिखा ही नहीं, तो बी बोलता है मेरे को थोड़ा ना पता था तुम ऐसे कराओगे मुझसे काम रात दिन, तो डीड में कुछ लिखा ही नहीं हमने तो। अब इसको लेके पॉइंट में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हुआ तो वापस किसके प्रोविजन देखे। अब एक्ट बोलता है भले ही बी 24 घंटे काम करे, बट अगर डीड साइलेंट है इस पॉइंट को लेकर के, तो देयर इज नो सैलरी और रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर। अब पता है अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, इस पैटर्न से गिवन होगा, ए एंड बी फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, बी इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ बट दे डू नॉट हैव एनी डीड। अब आपको ऐसा गिवन है बी को सैलरी कितनी मिलेगी 20,000 रुपए, बट कोई डीड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपको सैलरी को इग्नोर करना है फिर उस केस में। मेरी बात समझे ना आपको जब क्वेश्चन करोगे तो सैलरी इग्नोर कर दोगे, क्यों? क्योंकि डीड नहीं है। आई बात समझ में? अनइक्वल भले कुछ भी लगा होगा, डीड एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में पॉइंट लिखवा रहा हूं बट समझाऊंगा आगे क्वेश्चंस के साथ, एक बार लिख लो आप। इंटरेस्ट ऑन लोन will be allowed
at 6% per annum. Interest on loan will be allowed at 6% per annum, मतलब 0.5% per month. 0.5% per month. Interest on loan will be allowed at 6% per annum. इस पॉइंट को अपन समझेंगे बाद में, है ना. नेक्स्ट लिखो. नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. No interest on drawing will be charged. No interest on drawings will be charged. बस एक लास्ट है इसका. No interest on drawing will be charged. इसको भी अपन डिटेल में जब प्रैक्टिकल समझेंगे तब करेंगे. और लास्ट लिख लो. Admission of new partner can be done only with consent of all partners. Admission of new partner can be done only with the consent of all partners. मैंने आपको 2 पॉइंट स्किप कराए, ये लास्ट वाला मैं समझा देता हूं आपको. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैन बी डन ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर. अब इसका मतलब क्या हुआ समझो. अब जैसे वापस अज्यूम कर लो, एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया और मान लो ये अपना अंश था, एक पार्टनरशिप में बातें ही बातें कर रहा है पीछे बैठा बैठा. अंश को ले लेते हैं अपन. ये अंश था, ये अपना ध्रुव था और ये कौशल भी था. आज से मान लो 15 साल बाद इन्हें एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया. अब अभी तो ध्यान दे नहीं रहे, 15 साल बाद डिस्प्यूट आएंगे तो ध्यान आएंगे. 15 साल पहले हमने ध्यान नहीं दिया था. और मान लो 15 साल बाद एक छोटा अंश भी आ गया. अरे तो हाँ, वंश. अब क्या हुआ, एक छोटा अंश आया और ये इतना सा ध्रुव आ गया. ठीक है. अब हुआ क्या, इनको ऐसा लगा यार बिजनेस अच्छा चल रहा है, और अंश ने क्या सीए भी कर लिया, सीए कंप्लीट भी कर लिया. और पार्टी पहले लोग कंप्लीट नहीं हो पाए, पहले इनको पार्टी देते भाई तू, हाँ एग्जाम बाद में देना. हाँ, ऐसा हो जाना चाहिए कि पहले पार्टी देखो, एग्जाम रिजल्ट बाद में. अब हुआ क्या, बिजनेस अच्छा चल रहा था. अंश ये बोलता है कि यार बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसको भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनाना है मेरे को. हाँ बच्चे को, अब ये तो बच्चे को बोला मेरे को पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर बनाना है. अब ध्रुव को ऐसा लगा है ठीक है यार अभी इसको बना लो, बाद में मेरे बेटे को ही बना दूंगा पार्टनर. अब बेचारा कौशल परेशान, इसने मना कर दिया. बोले बोले मैंने शादी नहीं करी अभी तक. बोले मैं तो नहीं, बोले मैं नहीं अलाउ करूंगा नए पार्टनर को. अब ध्रुव एग्री हो गया, अंश तो बोल रहा है कि पार्टनर बनाना पड़ेगा, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है. बोले इसको लगा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 4 में बटेगा पार्टनर और 4 में 1/2 मेरे घर में आ जाएगा. ध्रुव एग्री कर गया, बट कौशल ने मना कर दिया. बोले ये क्या बात हुई. बोले बात ही नहीं की थी, आज से 15 साल पहले पार्टनरशिप बिजनेस बना था. बोले ये तूने डिसाइड किया था तुम्हारा बच्चा होगा तुम पार्टनरशिप बिजनेस लाओगे. तो बोले चेक करो डीड में क्या लिखा हुआ है. अब अंश ने डीड में थोड़ी लिखेंगे कि मेरा बच्चा होगा उस पार्टनरशिप बिजनेस लाना है. बोले इंप्लाइड है, अगर मैं पार्टनर हूं तो मेरा बच्चा ही पार्टनर बनेगा इसमें आकर के. मना कर दिया, नहीं भाई. कौशल ने मना किया ऐसे नहीं होगा. अब हुआ क्या, मेजॉरिटी 3 में से देखा जाए तो 2 पार्टनर एग्री कर गए कि नहीं नए पार्टनर को एडमिशन दे दो. बट एक पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं एडमिशन नहीं देंगे, क्यों एडमिशन देने प्रॉफिट डिवाइड होगा ना. तो इस केस में अब देखा डीड में क्या गिवन है. अब मान लो ये अंश होशियार था और से डीड में लिख दिया मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एग्री करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा. मेजॉरिटी एग्री करेंगे और ध्रुव को अपनी तरफ कर लिया. अब मेजॉरिटी देखा 3 में 2 एग्री कर गए
तो एडमिशन हो जाएगा फिर। लेकिन मान लो अगर डीड साइलेंट है और डीड में एडमिशन वाले कुछ भी गिवन नहीं है, तो एक्ट क्या बोलता है, एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर का क्या लगेगा, कंसेंट। तो नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा व्हेन देयर इज कंसेंट ऑफ ऑल। फिर मेजॉरिटी पे नहीं होगा, सब एग्री करेंगे तो ही नए पार्टनर का एडमिशन हो पाएगा। अच्छा मान लो डीड में ऐसा लिखा माइनॉरिटी पे भी एडमिशन अलाउड है, डीड ऐसा बोलता है कि एडमिशन कैन बी डन इवन इफ माइनॉरिटी पार्टनर एग्री, तो उस केस में क्या होगा, 3 में 1 जना एग्री करेगा तो भी एडमिशन हो जाएगा क्योंकि डीड में लिखा हुआ है। बट अगर डीड साइलेंट है तो एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर का क्या लगेगा, कंसेंट लगेगा। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है। एक बार क्विक में रिकैप कर लेते हैं जो पढ़ा है। बताओ पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है, सेक्शन नंबर 4। कैसे डिफाइन है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स इज नोन एज। अच्छा डीड अगर साइलेंट है तो किसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, एक्ट के। डीड साइलेंट है किसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, एक्ट के। पहला प्रोविजन, प्रॉफिट लॉसेस कैसे हो गया, हमेशा इक्वली शेयर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा। और नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा जब सब लोग कंसेंट देंगे। तो ये कब एप्लीकेबल है, जब क्या साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। बोलो समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, बस यही एंड करते हैं, फिर सब कल से करेंगे कंटिन्यू। कल अकाउंट्स की क्लास होगी आपकी, ठीक है ना, कल अकाउंट्स की क्लास होगी, इको और वो उसका वो सर देख लेंगे, ठीक है।